सामने आ रही हैं। देखिए डेवलपमेंट्स जो देखने को मिल रहे हैं इस पूरे मामले में। बड़ी बात, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, जिसका देश को इंतजार था, ये कहना चाहिए। 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। 8 बजे ही अक्सर जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है या बड़ा घटनाक्रम होता है, प्रधानमंत्री 8 बजे रात में देश को संबोधित करेंगे। और जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि जो स्थितियां बनी, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, क्योंकि आला कमान तक भी, सरकार तक ये बातें पहुंच रही होंगी, उसी से जुड़ा होगा। इससे अलग हटकर कुछ हो नहीं सकता। मैं कुमार गौरव का रुख कर रही हूं। कुमार, आज रात 8 बजे देश को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दिशा जाहिर तौर पर इसी से जुड़ी होगी कि सीज फायर कैसे हुआ या फिर हमने क्या अचीव किया, इन तमाम चीजों को लेकर के। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री रात 8 बजे आज देश को, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 8 बजे के आसपास का वक्त बताया गया है। और जाहिर तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो देश को एक कमिटमेंट प्रधानमंत्री ने किया था कि आतंक की जड़ और उनके आकाओं को बर्बाद करेंगे, उन तक पहुंचेंगे और अपना हिसाब बराबर करेंगे, वो चूंकि अचीवमेंट प्राप्त हो चुका है। 9 टेरर कैंपों को बर्बाद किया गया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना जो उसके आका के रूप में सामने आकर भारतीय क्षेत्रों पे उन लोगों ने जब हमला शुरू किया, तो उनके लगभग 20% एयर बेसेज को और डिफेंस इंस्टॉलेशन को हमने बर्बाद करके एक मैसेज भी दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप आतंकियों का साइड लेंगे तो आपके साथ भी आतंकियों की तरह ही व्यवहार किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे ये तमाम चीजें, उसके बाद की जो तमाम उपजी हुई परिस्थितियां हैं, चूंकि सीज फायर को लेकर भी कई तरह की बात हो रही है, वैसे भारत सरकार ने साफ किया है कि ये एग्रीमेंट नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे को तैसा वाली बात है। अगर आप उधर से फिर से शुरू करेंगे तो हम भी इधर से अटैक आप पे शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जो सफलता, एक बड़ी 3 स्तर की सफलता मिली है भारत को कि पाकिस्तान आपके सामने, एक दुनिया के सामने गया कि आतंक को वो अब भी संरक्षण देता है। वो साफ साफ मैसेज, तमाम तस्वीरें वहां से आई, वो दुनिया को मालूम लगा। भारत को अपनी सैन्य शक्ति और तीनों सेनाओं का जो कंबाइंड एफर्ट था, वो एक साथ कैसे चलता है, ये भी एक अचीवमेंट है। और पाकिस्तान की सेना के बारे में जो बार बार न्यूक्लियर बम और तमाम चीजों की पाकिस्तान धमकी देता था, उन चीजों का भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान भारत के सामने चीन के सहयोग के बावजूद भी कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बड़ा सवाल आशा यहाँ पे ये है कि चूंकि जब ये अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा भारत पाकिस्तान, तो देश में एक तरह से जो तमाम लोग सोच रहे थे कि पीओके पे हमें कब्जा करना चाहिए था, इस युद्ध को अभी नहीं रोकना चाहिए था, उसके बारे में बहुत तरह की कंफ्यूजन है। जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं, जो मोदी के सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर भी इसको लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली थी और सोशल मीडिया पे वो तमाम नाराजगी सामने आ रही थी। तो आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा, वो एक तरह से तमाम पूरे देश को जो अचीवमेंट है भारत का ऑपरेशन सिंदूर के तहत और जो टारगेट, जो कमिटमेंट भारत को दिया था, वो उन्होंने पूरा किया, ये बताएंगे। साथ ही तमाम परिस्थितियों के बारे में भी बता देंगे, जिससे कि जो नाराज लोग हैं कि बीच में ऑपरेशन क्यों रुका, आपने अंडरस्टैंडिंग क्यों कर ली पाकिस्तान के साथ, हथियारों का इस्तेमाल क्यों बंद हो गया भारत की तरफ से, तो इन तमाम चीजों पर से पर्दा उठेगा। और बिल्कुल, और ये बिल्कुल आना भी चाहिए क्योंकि देश ये जानना चाहते हैं आखिर किन स्थितियों में। और बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव लगातार हमारे साथ बने में, और संजीव अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल से लेकर के तमाम ऐसे दिग्गज, वो लगातार ये कहते रहे, मतलब वो खुश नहीं है सरकार के इस फैसले से। तो ऐसे में आपको लगता है जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उस हर एक बारीक चीज को वो अपने इस संबोधन में समेटेंगे, सबका जवाब वो दे पाए, ये कोशिश होगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली भी देखें तो ऐसा हमें देखने को नहीं मिला कि बीजेपी ने कोई मोर्चा संभालते हुए या मंत्रियों ने मोर्चा संभालते हुए इस पर कोई जवाब दिया हो। ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, उसके बाद शायद सबका जवाब एक साथ आज प्रधानमंत्री दे। जी हाँ, आप उम्मीद कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं वो अपने आप में जायज़ भी हैं कि हमें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए और जो डिटेल्स हैं जिसमें गोपनीयता नहीं जाती है, भंग नहीं होती है, वो डिटेल्स हमारे साथ साझा किए जाएं। तो आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो विपक्ष के इस मांग को भी वो पूरा करते हुए नज़र आएंगे कि कुछ ऐसी बातें जो कि वो साझा कर सकते हैं जो कि ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं हैं, उनको न केवल देश की जनता बल्कि जाहिर है कि वो विपक्ष भी सुनेगा। पर दूसरी बात ये हो जाती है कि जहाँ तक सवाल है, हमारे जनरल्स कह रहे हैं कि हमें पीओके ले लेना चाहिए। देखिए, उनका बड़ा सम्मान है, लेकिन वॉरफेयर की जो तरीके हैं, वो जो नीतियाँ थी, वो उस दौर से अभी बदल गई। इस वॉरफेयर में आपने देखा कैसे ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिसमें कि एयरफोर्स का ही सबसे ज़्यादा भूमिका हो जाती है, जिसमें कि सैनिक आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब कुछ जो है
पहले के वॉर्स में दिखाई पड़ता था वो इस बार दिखा नहीं। पहले की लड़ाइयाँ हमेशा पहाड़ों में होती थी और इस बार की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध है वो कहाँ कहाँ हो रहा है आप देखिए, डीप इनसाइड पाकिस्तान और ऐसे ऐसे बेसेस के ऊपर हो रहा है जिसमें कि कभी हम लोगों ने पहले हिट नहीं किया था। हमने किस टेरर टारगेट को हिट किया है, मुरिदके को हिट किया है, बहावलपुर को हिट किया है, कोटली को हिट किया है, ऐसे ऐसे टारगेट्स। तो इसका मतलब है कि ज़रा नेचर बदल गया है। दूसरी बात, आशा इस बात को आप भी मानेगी कि इंटरनेशनल ओपिनियन अगर आपकी तरफ हो तो फिर आपके अग्रेशन को भी जस्टिफाई किया जाता है। और आज की तारीख में हम अपने लोगों के मारे जाने का बदला लिया। हम लोगों ने बदला ही नहीं लिया, हमने एक डेटरेंस क्रिएट किया है कि अगर आप हमारे साथ पहलगाम की तरह की कोई घटना को अंजाम भविष्य में देने की कोशिश करेंगे तो फिर ये डिटरेंस है आपके लिए, आप फिर अपने नुकसान के लिए तैयार रहिए। हमारा जो मिलिट्री लक्ष्य था वो ये था, उसे पूरा किया गया है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री और भी ज्यादा इस बारे में बताएंगे और वो तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं, लेकिन एज ए नेशन, क्योंकि इसमें दो और चीजें निकल करके आई संजीव। एक, जब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने जब पहली बार ये देश दुनिया को बताया कि सीज फायर हो रहा है, उसमें दोनों ही मुल्कों को एक तो वो शांति प्रिय बताते नजर आए, जबकि खुद अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान की आतंक को पालने पोसने में क्या भूमिका, और अमेरिका ही क्या पूरी दुनिया जानती है, यूएन से लेकर के पूरी दुनिया, कितने तो प्रतिबंधित आतंकवादी वो तमाम जिनको प्रतिबंध भी जिन पर लगाया गया है, ना जाने कितना इनाम है, वो यूएन तक मामला है। दूसरा ये कि हमने कश्मीर इशू जो सिर्फ हमारा बायलैटरल इशू है और हमने कभी ये हमारा स्टैंड रहा नहीं है, जो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि ये बायलैटरल मसला है, इस पर हम बात करेंगे, कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो नहीं सकता, ना ही किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें स्वीकार है। उस मुद्दे को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी तो ले जाने का काम किया, तो ये एक नुकसान भी तो हुआ। क्या उसका जवाब भी मिलने की संभावना है इसके माध्यम से? बेहतर है आपने ये प्रश्न पूछा आशा, और जो रिकॉर्ड्स हैं उसे बहुत सधे तरीके से रखे जाने की ज़रूरत है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरे सवाल का ये है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, वो ये है कि 3 देश थे जो कि 10 तारीख को जब ये बात उठी थी कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी रहेगा लेकिन हम इस वक्त जो है वो संघर्ष को रोकेंगे और जो फायरिंग्स है वो दोनों साइड से रुकेंगी। तो उसमें 3 देश थे जो सक्रियता से एक बीचवान जो होते हैं उसकी भूमिका निभा रहे थे, और वो 3 देशों में एक देश अमेरिका, दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और तीसरे सऊदी थे। और आप जानती हैं ये तीनों ही सक्रिय थे। हमारे देश में सऊदी के विदेश मंत्री की यात्रा भी हो चुकी थी। इन 3 देशों को पता था कि भारत और पाकिस्तान अब 10 तारीख के बाद से जिस तरह से पिछले 7 तारीख से संघर्ष चल रहा है वो नहीं चलेगा, और ये जो भाषा तय हो रही थी कि किस तरह से कौन भाषा रखेगा, ये सब तय ही हो रहा था। उसके बीच ही ट्रंप की ये ट्वीट आ गई। अब भारतीय विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि एक ऐसे सॉवरेन मुल्क के राष्ट्रपति ट्वीट कर देते हैं जिनके ऊपर हमारा और आपका तो कोई इख्तियार है नहीं, उन्होंने समय पूर्व कर दिया, और इसीलिए लोगों को लगा कि उन्होंने क्यों घोषणा की। उन्होंने कतई घोषणा नहीं की, उन्होंने बिना किसी से जानकारी हासिल किए, बिना कुछ बात जाने उन्होंने कर दिया, और उनकी आदत है। और जवाब में आज का ट्वीट उनका देख लीजिए, गुरुवार को रशिया और यूक्रेन के बीच होनी है एक वार्ता, उसको उन्होंने घोषित कर दिया है। थोड़ा सा माइक अपने क्लोज रख के बोलिए संजीव, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है संजीव, आप बोलिए प्लीज। जी हाँ, तो उनके ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है, और ये बात बहुत तरीके से जो सबसे कंसर्न्ड लोग हैं, सूत्र हैं ऑफिशियल हाईएस्ट लेवल पे, उन्होंने क्लियर किया है कि कहीं तीसरे न्यूट्रल वेन्यू पर बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें तो बस एक ही बात करनी है पाकिस्तान से, और वो बात ये है कि पीओके आप हमें कब वापस कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। इसीलिए इस बात को संदर्भित करने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान के बीच केवल डीजीएमओ की बातचीत होगी, और अगर कोई बातचीत पीओके के संदर्भ में होगी तभी कोई न्यूट्रल वेन्यू या फिर बातचीत का सवाल उठता है। कूटनीतिक राजनीति के तौर पर अब हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होने वाली है। शायद इस बात को इंटरप्रेट गलत कर लिया गया चूंकि ट्रंप ने ट्वीट कर दिया गया, और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री स्थिति को फिर से स्पष्ट कर देंगे। तो डीजीएमओ की बातचीत में, लेकिन आप ये पॉइंट वाइज अगर बता पाए आज, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बातचीत के बाद बातचीत
देश से करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को रखा जाएगा, अपने देश की तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं जिस पर बातचीत होगी हॉटलाइन पर? संजीव, जो आज की तारीख में जो डीजेएमओ लेवल के बीच बातचीत होनी है दोनों देशों के बीच में, तो उसके सिलसिले को अगर आप समझ लें तो फिर जाहिर है कि क्या बातचीत होने जा रही है वो भी बहुत स्पष्ट हो जाता है। हालांकि उसके डिटेल्स बाद में सामने आएंगे। पहली डीजेएमओ के लेवल पर जो कांटेक्ट हुई थी वो 7 तारीख को हुई थी, जब हम लोगों ने आतंकी टारगेट्स को हिट किया था। हमने उन्हें फोन करके बताया था, जो कि एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि जब आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो आप बता देते हैं, आपने बता दिया था। लेकिन उसके बाद से उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और उसके बाद लगातार जब 7 की रात और 8 की रात ये घटनाएं घटी कि उन्होंने मारने की कोशिश की, हमने जबरदस्ती उनको ज्यादा मारा, तो उसके बाद फिर 9 की रात में ये तनाव की स्थिति थी, क्या होने वाला है। और बताया यही जाता है कि जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं जेडी वांस, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को फोन करके ये पूछने की कोशिश की थी कि आप क्या करने वाले हैं, और बड़ा ही टर्स संदेश था प्रधानमंत्री का, बड़ा स्पष्ट संदेश था कि अगर वो हिट करेंगे तो हम दोबारा उनको हिट करेंगे, ये उन्हें पता होना चाहिए। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री से कोई बातचीत अमेरिका की नहीं हुई। अगले ही दिन जब आप जानती हैं 9 की रात में जबरदस्त हवाई हमले पाकिस्तान की कोशिश की गई करने की, और उसके जवाब में हमने उनके सारे एयर बेसेस उड़ा दिए, तो उसके बाद सुबह सुबह हड़बड़ा कर घबरा करके पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाकर के फोन बार बार उन्हें करके ये एक आश्वासन लेने की कोशिश कर रहा था, और वो आश्वासन लेने की कोशिश कर रहा था कि भारत बंद करे। और उस वक्त भारत ने ये कहा, और उस वक्त बातचीत हुई थी विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश मंत्री मार्को रूबियो अमेरिका के, उनके बीच, और उस वक्त ये बताई गई कि आपको अगर ये लगता है कि पाकिस्तान आगे से नहीं चाहता है कि भारत उनके ऊपर हमले करे, तो फिर डीजीएमओ को कहिए कि वो हमें फोन करे। और उस वक्त दोबारा डीजीएमओ पाकिस्तान के उन्होंने फोन किया, और 3:35 पर जो बातचीत। ठीक है, अच्छा मैं चाहती हूँ एक बार आपको हम डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करें। संजीव, बहुत ज्यादा आवाज में डिस्टर्बेंस है, बहुत सुनने की कोशिश कर रही थी लेकिन बीच में कट के आवाज आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करिए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और आज ही हॉटलाइन पर बातचीत भी होनी है दोनों देशों के डीजीएमओस की। क्या बातचीत होती है, उसके बाद भारत की तरफ से जो भी रुख होगा, जो स्पष्टीकरण होगा, जो सवाल है उनके जवाब होंगे, क्या हमने अचीव किया, ये तमाम चीजें आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात 8 बजे संबोधित करेंगे। क्योंकि एक बड़ी बात है कि इस पर जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, इसे ऐसे देखा जा रहा है कि जंग आप जीतने जा रहे थे और फिर आपने पैर पीछे खींच लिए। यही मानते हैं तमाम जो पूर्व हमारे सेना के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी रहे हैं, उन सभी का मत यही है। लेकिन देखिए, लगातार आज चौथा दिन जब एक एक करके बताया गया, सिलसिलेवार तरीके से सेना लगातार बता रही है किस तरीके से हमने टारगेट को हिट किया, किस तरीके से 100 से ज्यादा टेररिस्ट को मार गिराया गया। इसमें 3 बड़े आतंकी मार गिराए गए, जिसमें मुदस्सर भी शामिल था, जो कि कंधार IC-814 कंधार हाईजैक का, जिसमें वो शामिल आतंकी था, उसको तक भारतीय सेना ने ढेर किया। इसके अलावा पुलवामा में जिस तरीके से हमारे 40 सैनिकों की जान ली गई, उसका भी बदला कैसे पूरा हुआ, यानी दशकों का बदला हमने इसके माध्यम से पूरा किया है। जो लगातार टारगेटेड, बिल्कुल लक्ष्य केंद्रित जो हमारे हमले हुए, उसमें सेना ने अचीव किया। लेकिन साथ ही साथ यह भी बता दिया गया कि अगर अब उधर से गोली आएगी, ये साफ दुश्मन को स्पष्ट संकेत दे दिया गया कि अगर उधर से गोली आती है तो फिर हम गोले से जवाब देंगे, और भारतीय सेनाओं को इसके लिए पूरी की पूरी छूट दे दी गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आर्मी कमांडर्स को इसकी पूरी छूट दे दी है जवाब देने की। आर्मी का लक्ष्य जो था वो बिल्कुल फोकस था, मेजर था, नॉन एस्केलेटरी था, ये बार बार बताया गया। और साफ तौर पर ये भी कहा गया, दुनिया को बता दिया गया, एस्केलेशन वो था जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने किया, जब चुन चुन कर धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया, वो एस्केलेशन था। और उसी एस्केलेशन का जवाब लगातार अपनी प्रतिक्रिया से भारत दे रहा था। और ऐसे में इसमें कोई संशय बाकी नहीं रह जाता कि पूरी क्षमता से जवाब दिया जाएगा। आज फिर एक बार शाम को डीजीएमओस की बातचीत होगी दोनों देशों की। लेकिन अगर वायलेशन होता है, जैसा कि क्योंकि 10 तारीख को इस पर बातचीत होती है, शाम के वक्त 5 बजे बातचीत सहमति बनती है, और उसके बाद रात में एक बार फिर देखने को मिला था किस तरीके से लगभग 1-8 घंटे पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ड्रोन्स का सहारा लिया गया। ये तमाम चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं कि अब अगर चाहे
बॉर्डर पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, कोई आतंकी वारदात होती है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। इसी तरीके से भारत ने अपनी जो विदेश नीति है, दरअसल सोच है, वो बदली है और उसका जवाब भी उसी क्षमता के साथ भारत देगा। तो ये एक चेंज, एक बदलाव देखने को मिला है। लेकिन लगातार कलाई खोलने का काम भी भारतीय सेना कर रही है। कल महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें बताया गया कि किस तरीके से चकलाला तक में, वहां तक जो एयरबेस है पाकिस्तान का, उसको तक हमने तबाह किया। और चकलाला मतलब साफ तौर पर इस्लामाबाद। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, आपके पास क्या और जानकारी है? आज प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं ठीक रात 8 बजे देश को, उसके पहले हॉटलाइन पर बातचीत भी होने वाली है। कुमार, तो तमाम चीजों को, ये जो बातचीत होगी, क्या ये स्पष्टीकरण है कि ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के, या शर्तों पर भी कुछ बातचीत संभव है? जो भारत ने प्रतिबंध लगाए हैं उस पर भी कुमार? देखिए, बिल्कुल डीजीएमओ स्तर की बातचीत की अगर आप बात कर रही हैं तो डीजीएमओ का जो मैंडेट होता है वो सिर्फ सीमा पर सेना की एक्टिविटी से जुड़ा होता है। उसके आगे उनके पास कोई मैंडेट नहीं होता है। जहां तक जो प्रतिबंध लगाया जाता है, या तमाम भारत की बात हो, कश्मीर की बात हो, पीओके की बात हो, इन सभी में डीजीएमओ को का कोई स्टैंड नहीं होता है, क्योंकि डीजीएमओ दोनों देश के जो होते हैं, 1971 में ये हॉटलाइन एस्टेब्लिश हुआ था और तब से सेना सीमा पे अगर तनाव बढ़ता है तो, और कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है सीमा पे, आप कुछ कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को लगता है कि आप कुछ और कर रहे हैं, उसके तरफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए डीजीएमओ काम करते हैं। उसके अलावा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का काम यह है कि सीमा पे सैनिकों की तैनाती हो, समय से एक्शन जो भी लेना है वो लिया जाए। और इसके अलावा लेकिन अभी जो स्थिति है, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें डीजीएमओ का काम यह है कि अगर तनाव को घटाना है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। दोनों डीजीएमओ इस चीज पे विचार करेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा मैंडेट उनका नहीं होता। वहीं प्रधानमंत्री के जाहिर तौर पे 8 बजे के आसपास जो उनके राष्ट्र के संबोधन का कार्यक्रम है, उसमें जो 22 तारीख की घटना हुई थी और उसके बाद बिहार की एक रैली आपको याद होगी, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से कुछ कमिटमेंट किया था, और अब ऐसा लगता है सरकार को कि जो कमिटमेंट किया गया था उसे पूरा कर लिया गया है। भारत ने 3 मोर्चों पर पाकिस्तान के सामने आतंकवाद का मुद्दा हो, नैरेटिव का मुद्दा हो, या फिर मिलिट्री माइट का मुद्दा हो, तीनों मुद्दों पे भारत ने जीत दर्ज की है और एक नई परंपरा की शुरुआत भारत ने कर दी है। क्योंकि आपको याद होगा, अमूमन जब भी दो देशों के बीच तनाव होता है और खासकर न्यूक्लियर पावर अगर दो हैं, उन दोनों के बीच तनाव होता है, तो तमाम दुनिया की नजरें उस पर होती है और तमाम दुनिया के लोग ये कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए। ठीक है, अमेरिका ने बीच में 1-2 बयान दिया था, लेकिन जो घटना हुई थी पहलगाम की, उसके बाद जो भारत सरकार ने अपना स्टैंड दुनिया के तमाम देशों को बताया था कि वो छोड़ेंगे नहीं, इस पे कार्रवाई करेंगे, तो तमाम दुनिया के तमाम देशों ने और उसके सांसदों ने, मंत्रियों ने समर्थन दिया था भारत सरकार को। तो एक व्यापक इंटरनेशनल लेवल पे समर्थन भी भारत को मिला था। तो ये तमाम चीजें हैं। ये जो पूरी कहानी है 22 तारीख से जो लेकर शुरू होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश कि अगर पाकिस्तान की तरफ जब हमने आतंकी कैंपों पे हमला किया, पाकिस्तान रिटेलिएट करने लगा आतंकवादियों के समर्थन में, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जो लगातार बैठकों का दौर जो उनके यहाँ पे चल रहा था तमाम सेना के अधिकारियों के साथ, वहाँ उन्होंने साफ साफ कहा था कि वहाँ से अगर गोली चलती है तो आप यहाँ से गोला चलाओ, हाथ बांधकर सेना को नहीं रखना है। ये प्रधानमंत्री ने पहले से ही निर्देश बिल्कुल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना की तरफ से भी ये विशेष जानकारी साझा की गई। लेकिन एक और सवाल गौरव बताइएगा, संजीव, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। विशेष सत्र की मांग, बुलाए जाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहा है, क्या इस बारे में भी सरकार सोच रही है? कुमार, अच्छा, देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, विपक्ष लगातार ये डिमांड कर रहा है और ये सरकार का प्रोग्रेटिव होता है कि उसे अगर उचित लगे तो वो संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए, मोटे तौर पे अगर बात की जाए, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसा कि जारी है, हमने अपनी तरफ से बहुत सारे अचीवमेंट अपने खाते में कर लिया है, लेकिन सेना की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। और जैसा कि आप जानती हैं, टोटल 21 कैंप पाकिस्तान में आतंकियों के ऑपरेट हो रहे थे, 9 कैंपों को मार गिराया गया है। और इस बीच किसी भी, अमूमन ये एक ट्रेंड होता है, पॉलिटिकल एक लाइन होती है कि अगर कोई ऑपरेशन जारी है तो उस बीच में हम संसद का सत्र नहीं बुलाएंगे, क्योंकि संसद में हर सांसद हर तरह की बात बोलने के लिए फ्री होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाता है बयानबाजी के दौर में कि कहीं ऐसा ना हो कि उससे सेना के मनोबल को
मनोबल को कम करने की बात हो जाए, अनजाने में ही सही ऐसा हो जाए, तो ऐसा लगता नहीं है कि फिलहाल सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी जानकारी दी जानी थी, जो आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो रहा है, उसके जरिए दिया जा रहा है। बाकी जो बचा खुसा जो कसर है, वो आज प्रधानमंत्री जब रात में 8 बजे देश को संबोधित करेंगे, उसमें वो तमाम बातें बता देंगे। तो हो सकता है कि जो विपक्षी दल संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, उनको उनके सवाल का जवाब, ठीक है, उनके सवालों का जवाब मिल जाए। बहुत अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे क्या कहने वाले हैं। 8 बजे प्रधानमंत्री अक्सर जब भी कुछ बड़ा घटित होने वाला होता है, जब भी कुछ अहम होता है, जानकारी देनी होती है देश को, प्रधानमंत्री रात 8 बजे देश को संबोधित करते हैं। आज फिर ऐसा दिन और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश भर में इसको लेकर के जो सीज फायर हुआ, उसको लेकर के अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए, लेकिन संजीव जरा ये समझाइए, ये जो बातचीत हो रही है डीजीएमओ की आज, और इसके बीच में कल जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक बहुत बड़ी बात सामने रखी थी। उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा समझाया था पाकिस्तानी सेना का, कि क्यों वो लगातार वेव्स जो लगातार वेव्स आ रही थी ड्रोन्स की, उसका इस्तेमाल दरअसल वो जो ट्रेंड है, जो हमास का ट्रेंड रहा है, वो क्यों उस तरीके से भारत के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ट्रेवल कर रही थी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ट्रेवल कर रही थी, और ये भारत के लिए एक तरीके से प्रोवोक करने वाली स्थिति थी, ताकि कहीं अगर भारत रिटेलिएट करता है और ऐसा कुछ हमला करता है कि वो जाकर लगती है किसी भी फ्लाइट में और जाने जाती हैं बेकसूरों के, निर्दोषों की, तो फिर वो इस पूरे मामले को यूएन के स्तर पर लेकर के जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऐसा गुनाह है जिसका जवाब तो शायद दुनिया भी चाहेगी पाकिस्तान से। तो क्या इस मसले को भारत यूएन के सामने उठा सकता है, या फिर यहीं पर बातचीत के साथ समझे जो कुछ हुआ वो खत्म? आशा, मिलिट्री डोमिनेशन जो पाकिस्तान की है वो भारत से बहुत ही इंफीरियर है, और भारत कन्वेंशनल जो पारंपरिक हमारा वॉरफेयर है उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है भारत की। और परमाणु की बात तो वो अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन जहाँ तक पारंपरिक युद्ध का सवाल है तो पाकिस्तान तो कहीं टिकता नहीं है भारत के। तो उन्होंने नए नए तरीके का इजाद किया। एक जो आप बता रही हैं उसमें से वही तरीका था कि एयर बेसिस पर जब हमला होने लगा तो उन्होंने अपने इलाके में जो उनके यात्री विमान थे उसको उड़ने की इजाज़त दे दी, ताकि जब हम एयर बेसिस पे हमला करें तो गलती से ही अगर कोई नागरिक विमान को हम हिट कर देते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, और फिर इस मामले को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्लेन जो कि दमम से उड़ करके लाहौर आ रहा था, वो अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो पश्चिमी हमारी सीमा है, उस पर बहुत देर तक उड़ा और वो पहुंच गया लाहौर। और उस वक्त ये ईश्वर की कृपा है, और ये समझिए हमारी एक टेक्निकल रणनीतिक हमारी जो पकड़ है, हम में से कोई भी उसको हमारी तरफ से सेनाओं ने हिट नहीं किया, और इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो सेफली लैंड कर गया। और तब हम समझ गए कि इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि नागरिकों को शील्ड बनाया जा रहा है। और जहाँ तक टर्किश जो ड्रोन्स थे, जो स्वॉर्म ड्रोन कहा जा रहा था, वो टर्किश ओरिजिन के ड्रोन थे। और आज बताया गया कि वो जो ड्रोन्स हैं, वो जो ड्रोन्स पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, वो टेक्निकली इन्फीरियर ड्रोन्स हैं, और उन्हें हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको बहुत आसानी से उनको मारने में सफल हो गए। एक और जानकारी आज बताई गई कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसे आकाश है और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स, ज़्यादातर वो स्वदेशी बने हुए थे, उनका इस्तेमाल किया गया। आप भी जानती हैं हमारे पास रूस द्वारा सप्लाई किया हुआ S-400 है, लेकिन हमने ज़्यादातर ऐसे एयर डिफेंस का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे देश में बने हुए थे। यानी कि मिलिट्री सुपीरियॉरिटी हमारी जो थी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्ट था, और इसी डोमिनेशन की वजह से आज हम पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से भी बढ़कर बात कर सकते हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान को हमने ये समझाने में यकीनन बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है कि आप हमसे कमज़ोर मुल्क हैं, और अगर आप आतंकवादियों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो अब आपकी वो लाइन नहीं चलेगी। अगर आपने कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात या राजस्थान हो, तो फिर हम इक्वल फोर्स के साथ आपको हिट करेंगे। एक ऐसी कार्रवाई जो कि हमने कभी भी संसद हमले के बाद नहीं की थी, आशा, उसके बाद हम लोगों ने 26/11 के दौरान भी नहीं की। और इसलिए भारतीय सेना ने कहा भी कि जब
विनाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और आज इसी तरीके से भारतीय सेना फिर देश के सामने आई, पाकिस्तान की एक साजिश का पर्दाफाश किया, भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सेना ने देश को बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों का साथ दिया है, हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया गया। हमारा डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह मजबूत है, सैन्य ठिकानों पर हमारे हमले किए गए, हमारे नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, हमने उनके एक एक हमले को नाकाम किया, भरपूर उसका जवाब दिया गया। देखिए, आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत